अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड वालों बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। हाइब्रिड बॉयज़ बैठ जाओ यार, आखिरी भाई बैठ जाओ यार, आखिरी रो वाले भाई बैठ जाओ भाई, क्लास शुरू करने लगा हूँ मैं यार, बिठा दो इसको कोई 2-4 बंदे मिल के भाई। जी लेक्चर 85 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। अमीन इंडस्ट्रीज़ में कोई मसला आया हो, क्या वो करवाना चाहिए? अच्छा जी, फिर भी एक नज़र देखते हैं। कैपिटल अकाउंट इकट्ठा बना था, आपने भी इकट्ठा ही बनाना था। इसका मतलब घर से आने वाला कैश भी इधर ही आएगा, पैट भी इधर ही आएगा, डिविडेंड ड्राइंग वगैरह भी इधर ही, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्किंग 1 में क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल आइटम है। फिक्स एसेट बुक वैल्यू पे गिवन थे, हालांकि नीचे कंडप्शन गिवन थी, लेकिन वो मुश्किल सी वर्किंग करके दोनों को अलग अलग करना था, कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, बुक वैल्यू पे बनाए। इन्वेस्टमेंट्स थी करंट एसेट्स में, तो ये शॉर्ट टर्म है, ये वर्किंग 1 में आ गई थी। स्टॉक एंड ट्रेड वर्किंग कैपिटल आइटम, ट्रेड डेट्स नेट किए हुए थे, यही वाले उठाकर वर्किंग कैपिटल आइटम बैंक नज़र आ रहा था। बाकी ये नीचे टोटल थे, ये कुछ भी नहीं था, ये करंट एसेट्स का टोटल था और ये फिर बैलेंस शीट का ये एसेट साइड का टोटल था, ठीक है ना। अच्छा जी, और अब इस बैलेंस शीट में तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो काबिल ज़िक्र हो, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद जी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, टैक्स नहीं गिवन, तो यही पीबीटी यही पैट, इसी से ही आपने स्टार्ट करनी थी कैश फ्लो। फिर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन थी, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे नज़र आनी थी और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नीचे जाके लेस भी करनी थी। फिर अक्यूमुलेटेड ऑप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग, अच्छा इनको अलग करके अगर रखा है आपने तो फिर एसेट को ग्रॉस अप करके एसेट की कॉस्ट रखनी पड़नी थी और इसको अलग से, तो मेरे ख्याल में आपने इसको भी इग्नोर कर दिया उन्हें और एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू पे बना लिया उन्हें। अच्छा, जिन्होंने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बनाया ना, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि ये बुक वैल्यू पड़ी है, नेट फिगर है ऑलरेडी, तो अगर किसी ने कॉस्ट पे एसेट अकाउंट बनाना था तो उसके लिए उसको ज़रूरी था, हाँ जी, कॉस्ट नहीं पता, लेस करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, वो सवाल में गिवन थी 5605 7470, तो 5605 और 7470 ये क्लोजिंग्स गिवन थे और साथ ही फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन थी 15172 और 12346। तो अगर कोई चाहता था कि कॉस्ट पे एसेट अकाउंट अलग बने, अकोमोडेशन अलग बने, तो फिर उसको पहले ये फिगर बैलेंसिंग निकालनी पड़नी थी, ये फिगर जानी थी एसेट अकाउंट में और ये अकोमोडेशन अकाउंट में, फिर आपने बुक वैल्यू इग्नोर करनी थी। बहरहाल मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट के अंदर अगर नेट दिया हुआ है तो आप भी नेट ही यूज़ कर लो, काम चलेगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि ऑलरेडी बैड डेट वो ऑलरेडी डेटर से वो नेट ऑफ प्रोविजन थे, तो आपने इसको भी इग्नोर कर देना था, काम चल जाना था। फिर एक छोटा सा सिंपल सा डिस्पोजल था। भैया आपने ये सवाल किया था, शक्ल बता रही है, कितने बच्चों ने ये सवाल अटैम्प्ट किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया? जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया? तबीयत ख़राब थी, बेटा भी सेट हो जाएगी तबीयत, पर्चा सामने आएगा ना, और फिर ज़्यादा तबीयत साफ़ होगी जब रिज़ल्ट आएगा, तो तबीयत सब सेट हो जाएगा, ना करो। चले, बहरहाल ये सवाल अगर करवाने की ज़रूरत है तो बताएं। उसके बाद नादिर लिमिटेड वाला सवाल था, ये सवाल भी करके देख लेंगे, लेकिन पहले बच्चों की फरमाइश आ रही है कि टेक्सला वाला सवाल करें जी, ये ज़रा मुश्किल था, तो टेक्सला वाला सवाल ही कर लेते हैं जी। चलिए शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, नहीं बताया हुआ कौन सा मेथड। खैर जब दूसरा मेथड आएगा तो मैं बताऊंगा कि सवाल खामोश भी हो तो हम यही वाला मेथड लगाते हैं जो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टेक्सला लिमिटेड एज ऑन 30 जून 20 इज एज फॉलोज। चलो जी, बैलेंस शीट गिवन है, अपना काम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। पता लग गया जी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। एक सवाल तो 2 दफ़ा पढ़ा होता है ना, इसमें PPE नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवर्स है, प्री पेमेंट अदर रिसीवर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इन बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रियल सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ये भी एक छोटी सी टेक्निकलिटी थी, लेकिन बहुत आसान बात है, कैश फ्लो के सवालों में अक्सर ये इसी तरह से आ रही होती है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे हैं
और एक ये करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे हैं। बेसिकली ये एक ही लोन है। आपको याद है करंट नॉन करंट के अंदर आपने बोरिंग कॉस्ट में सिखाया था, बाइफरकेशन करते थे, वो एक ही लोन होता था, उसी को तोड़ के लिखते थे। ये यहाँ पे आने से करंट लायबिल, ये यहाँ पे आने से ये लोन बदल नहीं गया, असल में वो एक ही लोन है जिसके दो हिस्से करके दिखाए हुए हैं। तो लेजर हम इकट्ठा ही बनाएंगे, ठीक है, ओके, अच्छा, ओके जी। तो इसमें एक ये नई चीज़ थी, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको पता है बैलेंस शीट में एसेट्स में ही आती है, ये वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा, फिर एडजस्टमेंट्स। कितने बच्चों ने ये सवाल ट्राई किया था? ये सवाल मेरे ख्याल में क्यों बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया है? बेटा मैंने आपसे पूछा है, आप तो खड़े हो जाए ना, आप तो एक दिन नहीं कई दिन एब्सेंट थे। अच्छा जी, नादिर वाला सवाल कितनों ने अटेम्प्ट किया? अच्छा, कि क्या वजह है जी, होमवर्क क्यों नहीं किया आप लोगों ने, क्या वजह हुई? कह दिया था कि मैं करवाऊंगा, इसलिए क्या करना है करके। ये समझ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी कुछ एडजस्टमेंट्स की, तो सवाल ही नहीं किया। पर्चे में भी ऐसे ही करना, ठीक है ना, समझ तो नहीं आएगी पर्चे में भी आपको इसी तरह से, क्योंकि जब आपने यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं की तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो पर्चे के अंदर तो अनसीन सवाल ही आता है ना, अब वहाँ पर भी समझ नहीं आएगी तो छोड़ के आ जाना बेटा, ठीक है। यही एटीट्यूड रखना आप लोगों ने, ठीक है ना, अगर आपने इसी दफ़ा फेल होना है तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, मेरा काम है करवाना, मैं करवा दूंगा ये पर्चे के अंदर, तो फिर मैंने ना साथ आना कोई नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, छोड़ आइएगा। एक इक्विपमेंट बेटा दुआओं के साथ दवा भी करनी पड़ती है, ठीक है ना, वो आप लोग नहीं करेंगे तो सिर्फ दुआओं से काम नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साबित लोगों को फरमाया कि मेरी दुआओं का साथ अपने सजदों से देना, बाकी आप लोग समझदार हैं। इक्विपमेंट ख़रीदा है जी, इशू शेयर करके, रीवैल्यूएशन हुई है, थोड़ा लॉस वाली वर्किंग भी थी, एक एसेट बिका है, कुछ उसके पैसे आउटस्टैंडिंग है, ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट थी। वैसे तो ये सवाल सारा ही टेक्निकल है, इतना टेक्निकल सवाल कोई भी नहीं था, मैंने इसीलिए कहा था कि ट्राई करके आना, करवाना तो मैंने था ही। डेप्रिसिएशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ख़रीदी है, एडिशन दे रहे हैं और डेप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे हैं। फाइनेंशियल चार्जेस पड़े हैं और पड़े भी ट्रेड अदर पेबल्स में निकालेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कुछ रेडिली कन्वर्टेबल हैं और कुछ नहीं है। ये टेस्ट, ये एडजस्टमेंट सिर्फ इसी सवाल में आई है ना, इससे पहले कभी आई ना इसके बाद, लेकिन आसान सी बात है। चलें, एडजस्टमेंट्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा आइडिया हो गया कि यहाँ पर देखें फाइनेंशियल चार्जेस ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में इनको लेकर नहीं जाएंगे डायरेक्ट। तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स के साथ एडजस्टमेंट नंबर 6 ये लिख ली हमने सवाल पढ़ते हुए ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ेंगे। ऐसे ही ना डायरेक्ट इसको वर्किंग में ले जाना, वर्किंग एडजस्टमेंट 7 पढ़ के ले जाना वर्किंग 1 में। बाकी तो सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं। हाँ, मैंने माना कि ये एक छुपी हुई एडजस्टमेंट ये भी है, नंबर 3। चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले है जी पीपीई। पीपीई क्या करेंगे जी? पीपीई का लेजर बनेगा। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बैठ जाओ भाई, ब्रॉड डाउन बताएं जी। 1200, ओके, और कैरी डाउन 1619। अब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे, अकोमोडेशन लग गिवन नहीं है, ओके, तो ये बुक वैल्यूज है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सिंपल भाई, ये भी वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे पीपीई था वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग ही होता है ना इसमें, तो इसका भी लेजर बना ले। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग बताएं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग जी। क्लोजिंग 90। नेक्स्ट क्या है जी? 290। अच्छा, नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं जाएगा, लेजर भी नहीं बनेगा, और कोई एडजस्टमेंट भी इसको हिट नहीं कर रही थी, तो ये तो सिंपल नंबर ही नंबर है।
तो 180 से 205, 180 से 200 इन्वेंट्रीज एसेट है लायबिलिटी है? एसेट हैं, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? एसेट बढ़े तो दूसरा इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट डालेंगे? अब मैं लिख नहीं रहा, आज कैश को लिखना छोड़ रहा हूँ, ठीक है? घर पे लिखते रहे होंगे अगर, तो पास होने वाले बच्चे जिन्होंने सवाल अटेम्प्ट किया है तो कोई बात नहीं, अब ऐसे बोला करेंगे, और जब अभी तक याद नहीं हुआ तो आगे लिख लिया करें कैश क्रेडिट, ठीक है जी? बोले 25, ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई एडजस्टमेंट नीचे हिट कर रही थी? ट्रेड रिसीवेबल्स को कोई एडजस्टमेंट हिट कर रही थी? अदर रिसीवेबल्स में एक गड़बड़ थी, ट्रेड रिसीवेबल्स भी डायरेक्ट चले जाएंगे। तो ट्रेड, अच्छा कोई बाद में निकल भी आती है ना एडजस्टमेंट, तो कोई मसला नहीं, जाके उस फिगर को काट देंगे और दोबारा सही करके लिख लेंगे। वो ये थोड़ा ही है कि उसको यहाँ से कट करने से नंबर कट जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटते, ठीक है? बहरहाल 291 से 342 पे आ गए, तो डेटर्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखेंगे, अब नाम वही लिखना है जो उधर लिखा हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स जी। बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? एसेट, एसेट है ना ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल एसेट बढ़े तो दूसरा इम्पैक्ट, कैश को कर दो क्रेडिट, कितने से? 51 से। अब ये आसान काम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं ताकि एडजस्टमेंट्स के ऊपर टाइम लगा ले। ये आपने करना है पर्चे में, फॉर्मेट फटाफट बनाना है, सवाल पढ़ते हुए जो आसान चीज़ें हैं वो कर देनी है फटाफट, और फिर एडजस्टमेंट। 17 नंबर का सवाल है तो 17 × 1.8 किया होगा आपने, ठीक है? अब वो मिसाल के तौर पे इसके लेट से, वैसे तो ज़्यादा बनते हैं, लेट से 35 मिनट बनते हैं, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा बनता है टाइम, थोड़ा कम बनता है, 30 मिनट, आधा घंटा बनता है, ठीक है? तो 2 मिनट में फॉर्मेट बन जाना चाहिए। फिर अगले 2 से 3 मिनट में ये लेजर्स ओपन करके ओपनिंग क्लोजिंग लिख लें और आसान नंबर ले लें। उसके बाद खुला टाइम है एडजस्टमेंट्स के लिए। आसान एडजस्टमेंट फिर भी जल्दी करें, पहले करें, और मुश्किल पे फिर बाद में टाइम दें, ओके जी। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये डायरेक्ट नहीं जा सकते जी। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स को एक एडजस्टमेंट ने हिट किया, इसलिए हम उसको पहले ले आएंगे वर्किंग में, ओके? सवाल में जैसे ओपनिंग क्लोजिंग वैसे ही लिख लेते हैं हम जी। 14 और 20 एज पर क्वेश्चन, ओपनिंग 20, क्लोजिंग 14, डन हो गया? यहां से तो उठाओ ना, फिर देखेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, वैसे उन्होंने आना कहाँ पे है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आना है, ठीक है जी, ओके? लेकिन इसकी एडजस्टमेंट जब जाके पढ़ूंगा तो कुछ यहाँ पर भी आएंगी, ओके? अब वो क्या है वो वहीं पर ही देख लेंगे, फिलहाल एडजस्टमेंट की बारी आने में, एडजस्टमेंट तो सारी पढ़नी है ना हमने, इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ से नहीं उठाया, ओके? पता नहीं क्यों नहीं उठाया, ये फिगर यहाँ से नहीं उठाई मैंने, इसको ज़रा ध्यान रख लिया, कहते हैं चलो पढ़ ही लेते, ये साथ ही पढ़ लें ताकि फिगर यहाँ से उठ जाए। मैंने आपसे कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने लेना है क्या? वो चीज़ें जो कैश हैं या कैश जैसी हैं बिल्कुल। तो मैंने आपको कहा था ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मैंने क्यों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्यों डाला था? मैंने कहा था ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं। आपको बिजली का बिल पे करना पड़ा, आ गया 2 दिन में पे करना है, आपके पास वो इन्वेस्टमेंट इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि आप जाके उसी को फौरन कैश में कन्वर्ट करा के बिल पे कर सकते हो। इसको कहते हैं रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जैसे प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या जैसे किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं आपके पास, ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो या बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं लेकिन डिपॉजिट करवाए हैं, इन्वेस्ट कराए हैं, लेकिन ऑन डिमांड निकाल भी सकते हैं आप, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब ये वाली एडजस्टमेंट इसके अलावा कभी भी नहीं आई। इसका मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी लिखा होगा, नॉर्मल अजम्पशन क्या है, एबनॉर्मेलिटी सवाल खुद बताता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखा हुआ था सवाल के अंदर, तो क्या अजम्पशन थी जो अभी तक 3 दिन से चलती आ रही है कि ये रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश ही होती हैं। इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाएं वर्किंग वन में, ओके? लेकिन अगर ऐसी कोई बात लिख दे तो उसकी बात सुन लो और मान लो। अब वो कह रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 60 और 48। वो कहता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और यहां पर शॉर्ट टर्म ऐसे, असल में ना ऐसे ये बड़े हो गए ना अब सवाल। संडे ना आता तो शायद ये सवाल मैं ना देता, ये मुश्किल सवाल था,
लेकिन कोई नहीं, जिन्होंने किया उनको फ़ायदा हो गया, मैंने तो आज करवा ही दिया। ठीक है, मैं शायद एक आधा दिन और सवाल बीच में, आसान सवाल अभी बहुत सारे रिसेंट भी पढ़े, ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, तो एक आधा दिन और निकाल के फिर ये देता, लेकिन संडे आ गया, मैंने कहा चलो पास होने वाले बच्चे एफर्ट करके आएंगे, तो करके भी आए पास होने वाले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लफ्ज लिखा हुआ है। इसके बारे में एडजस्टमेंट है ना, तो नीचे उसी तरह से लिख रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये आपके सामने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये है। अब कह रहा है पॉइंट 7 में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 35 आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, और 2019 में यही 20 थी। आगे ना पढ़ो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी दे रहा है, 60 और 48, और एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि 35 क्लोजिंग में और 20 ओपनिंग में, ये रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इसका मतलब बाकी फिर जाहिर सी बात है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 48 है, वो कह रहा है कि 20 की रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो बाकी 28 की रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, लेकिन है शॉर्ट टर्म ही। बात समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 60 है, वो कह रहा है कि 35 की रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो फिर बाकी 25 की वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, लेकिन है तो शॉर्ट टर्म ही, क्योंकि लिखा तो शॉर्ट टर्म ही हुआ। ठीक है, अब सिंपल सी बात थी कि इस 60 और 48 के दो हिस्से करने थे। असल में 60 के दो हिस्से, 60 के दो हिस्से, 35 रेडिली कन्वर्टेबल, तो बाकी 25 बैलेंसिंग, ये नॉट रेडिली कन्वर्टेबल। ठीक है, ऐसे ये 48 है जी, 20 रेडिली कन्वर्टेबल और बाकी 28 बनते हैं बैलेंसिंग, ये नॉट रेडिली कन्वर्ट। तो ये काम करना था, सिंपल। ठीक है, अब इसको बस यहां से उठा लो। जो रेडिली कन्वर्टेबल है वो आज तक जहां जाते रहे वहीं जाएंगे। 35 और 20 रेडिली कन्वर्टेबल इधर आ गए, 35 क्लोजिंग में ना और 20 ओपनिंग। ये समझ आ रहा है? ये सिंपल सी बात है। ये वो फिगर है जो आज तक दी होती थी, खामोशी से लिख देते थे, लेकिन आज ज्यादा फिगर देके कह रहा है इसमें से कुछ नहीं है रेडिली कन्वर्ट। ठीक है, तो ये तो आ गए इधर, यहाँ पे कोई मसला। अब यहाँ पे मैं वर्किंग एट ऐसे जरा करीब पड़ी थी ना, मैंने ऐसे इधर लिख दी। ठीक है, या इधर लिखनी, इधर छोटा लेजर चाहिए इसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनकम का अकाउंट बना लेते हैं। किसका जी? जैसे इनकम एक्सपेंस का बनाते थे, और बोलो इनकम रिसीवेबल, उस तरह का कुछ अकाउंट बन जाएगा, उस तरह कुछ अकाउंट बना लेंगे। ठीक है ना, इसमें इनकम डाल देंगे, इसी में से कैश निकल आएगा। जैसे कोई और इनकम होती थी, कोई और एक्सपेंस होता था, बिल्कुल उस तरह का लेजर बना लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल जिस तरह से होता है, ठीक है ना, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से यहाँ पर डाल देते हैं हम। ओपनिंग टोटल गिवन है, ओपनिंग टोटल गिवन है 48, इसमें से कितना आपने उधर लिख दिया है 20, तो बाकी 28। ऐसे एग्जामिनर को शो भी कर दिया आपने वर्किंग। क्लोजिंग गिवन है कितना 60, कितना आपने वहां शो कर दिया, तो बाकी का ये एग्जामिनर को आपने शो कर दी वर्किंग के जी, ये ओपनिंग क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, इसलिए वर्किंग 1 में नहीं ले गए। लेकिन ये वर्किंग कैपिटल आइटम भी नहीं है। कल बताया था, इंटरेस्ट इनकम हो, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इन्वेस्टमेंट इनकम हो, उसको आपने लेजर में ही ले आना है। तो ये वही इन्वेस्टमेंट इनकम ही थी दरअसल। ठीक है, रिसीवेबल की तरह से। बहरहाल छोड़ें इस बात को, ज़्यादा इस पर बहस में ना पड़े, पहले सवाल पूरा कर लें, एंड पे जाके फिर इस बात के ऊपर को बहस करनी हुई तो कर लेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात समझ आई, ये तो नंबर आते ही आते थे, सीधे निकल आए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो रेडिली कन्वर्टेबल है वर्किंग 1 में ले आया, जो नहीं है उनका लेजर ओपन कर लिया। वैसे तो ये एसेट है, लेकिन मैंने साथ ही इनकम लिख दिया कि सिंगल अकाउंट अप्रोच में आ जाएंगे, इसी के अंदर कैश डाल देंगे, इसी के अंदर इनकम डाल देंगे, जो चीज़ मिसिंग होगी वो निकाल के हम ले जाएंगे। ठीक है ना, इससे आसानी हो जाती है। ओके, ये ज़रा मैं जज्बाती हो गया, मैं एडजस्टमेंट साथ ही करा गया। बहरहाल मेरी तरफ से ये एडजस्टमेंट ओके है, मैंने समझा दी है, लेकिन सवाल के एंड पे जो कोई क्वेश्चन इसमें रह जाए फिर से पूछ सकते हैं आप, नो इशू। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, सुभान अल्लाह, मुफ्त के नंबर। ओपनिंग 6, क्लोजिंग 24, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ठीक है, तो कैश एंड बैंक आ गया इधर, 6 और 24 नजर आ रहा है एंड वालों? ओके,
तुम कहाँ थे? दोनों छुट्टी पे थे? तुम भी छुट्टी पे थे 2-3 दिन से? कितने दिन बाद आए हो? हाँ, खड़े हो जाओ ना। अभी भी क्या जरूरत थी आने की? कैश फ्लो का टॉपिक हो गया, एक हफ्ते में ईपीएस खत्म हो गया, कैश फ्लो भी खत्म ही हो गया। जिस लेवल पे आज सवाल चल रहा है तुम्हें क्या समझ आनी है? मिलना क्लास के बाद ज़रा फैकल्टी रूम में आके, हमें बैठ जाओ। हमें से मुराद उसको पता है जी। अच्छा जी, इस साइड में सिवाय इसके कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर होगा तो एंड पे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये चारों के चारों ना वर्किंग कैपिटल आइटम है, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये चारों ही क्या हैं? लेजर वाले। पहली बार शेयर प्रीमियम आया है, बाकी तीन तो हम देख ही रहे थे पिछले 2-3 दिन से जो सवाल किए हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है जी, ये अलग है तो हम इनको अलग ही रखेंगे, हम भी नहीं इकट्ठा करने लगे इनको। तो शेयर जगह ज़रा बन गई है। शेयर कैपिटल ओपनिंग बताएं शेयर कैपिटल का 800, क्रेडिट नेचर की चीज़ है ना जी। 800 क्रेडिट साइड पर ओपनिंग और 1200 क्लोजिंग, ठीक है जी। उसके बाद शेयर प्रीमियम बताओ जी। ओपनिंग 150, क्लोजिंग 290। उसके बाद रीवैल्यूएशन, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स बोले 90 और 260। नेक्स्ट जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग 200, क्लोजिंग 215। ठीक है जी, लो इतना सा तो काम है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स। ट्रेड अंडर पेबल्स में भी एडजस्टमेंट है जी। फिर लॉन्ग टर्म लोन को परली साइड पे ले जाते हैं, समझाना भी तो है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड अंडर पेबल्स में चूंकि एडजस्टमेंट हिट हो रही है, मैं लॉन्ग टर्म लोन पे लगाता हूँ, ठीक है ना। ट्रेड अंडर पेबल्स की चूंकि एडजस्टमेंट हिट, यहाँ पर इसको सही करेंगे। ये बीमार है, इसकी बीमारी निकाल के सही वाली फिगर को वर्किंग कैपिटल में लेके जाएंगे। ऐसे ही ट्रेड एंड अदर पेबल्स भी बीमार है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, वही बिल्कुल उस तरह से। ये तो बिल्कुल एडजस्टमेंट, आपको कहा था कि जो क्वालिटी एंटरप्राइजेज में दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, ये तकरीबन हर सवाल में ही होती हैं। ये वाला काम तकरीबन हर सवाल में अब करना पड़ता है। रिसेंट आई की बड़ी फेवरेट एडजस्टमेंट है, तो देख लो सेम वही एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट पेबल है, लेकिन ट्रेड एंड अदर पेबल्स में पड़ा है, हमने फैसला किया होता है इंटरेस्ट पेबल का लेजर बनाते हैं, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिगर वही काम किया बिल्कुल, ठीक है। तो जिन्होंने घर पे सवाल किया, ये सारी बातें उनसे हो रही हैं, ये किया वो किया, पास हुए पहली बार में, ये सारी बातें उनके लिए जी। एज पर क्वेश्चन बताएंगे। 144 क्लोजिंग और 120 ओपनिंग, ठीक है जी। सही करके फिगर ले जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म लोन्स रह गए, तो याद माजी अजाब है, आप इस बात पे कारबंद हैं और कहते क्या हैं, बस छीन ले या अल्लाह मुझसे आप। नहीं बच्चों, इस मामले में याद माजी अजाब नहीं है। आपको याद हो या ना हो, मैंने लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2014 पर लोन है आउटस्टैंडिंग 70 मिलियन का। याद है, 1 जुलाई को लोन लिया था और पहली किस्त थी अगले साल पे होनी थी, तो 70 का 70 आउटस्टैंडिंग था। अब ये लायबिलिटी को हमने कहा था बैलेंस शीट में 70 ही ना शो करना, इस 70 में से 10 अगले 1 साल में पे हो जाना है और बाकी 60 1 साल के भी बाद। तो ये 10 करंट है और 60 नॉन करंट, लेकिन इन टोटल ये 70 का 70 ही लोन है। अब जब बैलेंस शीट में आए थे 14 में, तो 60 लॉन्ग टर्म में शो किया नॉन करंट में, और ये 10 करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कहकर ये करंट में शो किया था, ठीक है।
तो था तो ये वही इकट्ठा, देखो कहा था जी 70 का ही लोन है लाइबिलिटी, ये 10 पे नहीं हो गया, ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, इसी लोन का ये पेएबल, ये भी पेएबल इसी लोन का है, लेकिन ये हिस्सा अगले 1 साल में पे होना है 70 में से, और 60 जो है वो 1 साल के भी बाद पे। टोटल तो वही एक लोन ही। अब दो अलग अलग लेजर नहीं बनाने बैठ जाना। कैश फ्लो के सवालों के अंदर ये एडजस्टमेंट भी अब आने लग गई है, नॉर्मल सी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन और उसी का करंट पोर्शन अलग अलग पड़े हुए नजर आए बैलेंस शीट में, तो IAS 1 कहता है ये अलग करना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों लेजर तो अलग अलग नहीं बनता था। जो आपने लोन का अकाउंट बनाया होगा यहां पर, वो तो एक ही लोन का अकाउंट होगा जिसमें आपने एंट्री की होगी कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट, और वो 70 का 70 क्लोजिंग बैलेंस में पड़ा होगा। उसमें से आपने प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 60 और 10 अलग अलग किए थे, वरना अगले साल के पहले दिन भी वो 70 ही पेएबल था उसी लेजर के अंदर। फिर उसमें से 5 पे हुआ, 5 पे हुआ, 10 पे होने के बाद 60 पेएबल रह जाएगा। अब 15 में जाके आप 60 में से 10 को करंट और 50 को नॉन करंट कहोगे, है तो वही 60 एक ही लोन, ठीक है। तो कैश फ्लो के सवाल के अंदर अगर लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन अलग अलग होकर आए, तो आपने लेजर बनाते हुए इनको कंबाइन कर देना है। क्या कर देना है जी? कंबाइन। तो वर्किंग नंबर 11 पे पहुंच गए। वर्किंग 11 वैसे इधर ही बनती है बस, ठीक है। वर्किंग 11 लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं उनका आपने करंट और नॉन करंट पोर्शन, यानी लॉन्ग टर्म लोन और उसकी करंट मैच्योरिटी ऐड करके ओपनिंग क्लोजिंग में लिख देनी है। सिंपल सी बात है। 445 और 60 ये बेसिकली 19 का क्लोजिंग यानी 20 का ओपनिंग, ये लोन है, ठीक है ना। अलग अलग बैलेंस शीट में पड़ा है, पड़ा भी अलग अलग होना चाहिए, आप इकट्ठा कर दें, ठीक है। तो 445 जमा 60, ये देखो ऐसे करोगे पर्चे में, 445 जमा 60 जी 505। ये असल में वही लोन था जो तोड़ के दिखाया हुआ था, ठीक हो गया। और इसी तरह से क्लोजिंग डेट पर भी करोगे 367 प्लस 78, नॉन करंट और करंट जी 445। तो ये आसान एडजस्टमेंट है, लेकिन अब आती है कोई मसला इसमें, सिंपल बात है, ठीक है ना। करंट नॉन करंट अलग अलग किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। है वो एक ही लोन तो लेजर एक बनाना है उसको। अच्छा कोई अलग भी बनाएगा ना तो नतीजा वही निकाल लेगा, लेकिन नहीं बनाना अलग। क्यों बनाए अलग? हम बात ही गलत है। लोन एक ही है, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बैलेंस शीट में प्रेजेंट ऐसे किया गया था, करंट नॉन करंट अलग अलग करके, ठीक है ना। लेकिन जब लेजर बनाएंगे कैश फ्लो के टॉपिक में तो इनको ऐड कर देना, ओपनिंग को ओपनिंग में, क्लोजिंग को क्लोजिंग में। चलें जी, सारी बैलेंस शीट तो गई हो। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। स्कून वाला काम शुरू हो गया ना जी। वो तो रूटीन वाला काम था, लेजर बनाओ फिर बैलेंस उठाओ। अच्छा वैसे एक बात है, पूरा सवाल पढ़ लिया हमने, कहीं पे हमें पैट नहीं मिला, पीबीटी भी नहीं मिला, रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग में जाने वाला पैट और कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी, दोनों ही कोई नहीं मिले। अच्छा खैर आज तो कोई मुझे टैक्स भी नहीं मिला, चलो तो प्रॉफिट तो नहीं ना मिला। अगर टैक्स ना हो तो पीबीटी इज इक्वल टू पैट माना, लेकिन वो ही नहीं है। चलो अल्लाह मालिक, कोई नहीं, ऐसी कोई चीज़ हो तो कोई नहीं, इंतजार करें इंशाल्लाह निकल आएगी, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1 जी बच्चों, ये एडजस्टमेंट की एंट्री गलत सलत जैसी भी है अपने पास लिख लें। रफ जगह पे कोई रफ सफ़ा खोल लें, मुझे नहीं पता, पहले आप लिख लें, ठीक है। इसमें यूज होने वाली चीज़ें शायद ये शेयर कैपिटल के आगे लिखा हुआ फेस वैल्यू भी हो, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या बनता है, ज़रा जल्दी से एंट्री करो, 30 सेकंड है आपके पास। अच्छा भाई, वो फेल होने वालों को भी करने दो ना, कर लेंगे तो पास होने वालों में हो जाएंगे।
जी बच्चों, इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 वॉज एक्वायर्ड मतलब परचेज। हमने इक्विपमेंट खरीदा है, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू पे उसे खरीदते हैं। बाजार से जो चीज़ खरीदने जाओगे तो वो जिस कीमत पे मिलेगी वो उसकी फेयर वैल्यू होती है उस दिन, और उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। फिर पैसे देकर आते हैं, वो फेयर वैल्यू पे करते हैं और हम कहते हैं लो जी ये हमारी कॉस्ट है, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट वाली जो बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। इक्विपमेंट खरीदा है तो फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू पे ही खरीदा जाता है। और इक्विपमेंट खरीदने की एंट्री इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, थोड़ी देर के लिए, ठीक, आगे नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात कि इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ 240। इसका मतलब इक्विपमेंट को पीपीई कह दूं, क्योंकि इन्होंने पीपीई रखा हुआ है ना, उसी लेजर में डालेंगे एडिशन भी, ठीक है। एडिशन डिस्पोजल सारे एक ही अकाउंट में, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे एक अकाउंट आ रहा है ना, तो हम क्यों फिर नया ओपन कर ले अलग से, ठीक है। पीपीई ही कह रहा हूँ। तो इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट डेबिट पीपीई, वो ये इक्विपमेंट ही, आप परेशान ना हो। और डेबिट किससे होता है? 240 से। ये पक्की बात है भाई, जो भी एसेट खरीदने जाते हो उसने डेबिट फेयर वैल्यू पे होना होता है, और हम इस तरह से कह देते थे जी कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज हमने ये एसेट इक्विपमेंट जो खरीदा है इसको खरीदकर पैसे नहीं पे किए, कैश नहीं पे किया, बल्कि अपने शेयर्स इशू कर दिए। इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 2 मिलियन शेयर। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल याद है? तो जब शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। लेकिन शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट हो सकता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कोई कीमत तो ऐसे नहीं होता कि हम फेस वैल्यू पर ही शेयर्स दे दें, ठीक है। देखो ना, मिसाल के तौर पे ये पेन इस भाई ने मुझे दिया, मैंने से पेन खरीदा, ठीक है। अब मैंने से कहा भाई मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है। ये पेन, इसने कहा जी ये पेन 5000 का है। मैंने कहा यार मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है, और आप ना मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। अब मैं 5000 रुपये निकालना चाहूँगा तो लेट्स से मेरी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू 5000 शेयर्स नहीं, 5000 रुपये के बराबर शेयर्स देने हैं मेरे। लेट्स से मेरी कंपनी की मार्केट शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो 25 रुपये है, तो मैं 25 से 5000 को डिवाइड करूँगा, बताओ कितना आता है। मैं कहूँगा भाई ये 200 शेयर्स पकड़ो, इनकी कीमत भी आज 5000 रुपये के बराबर है। ऐसे ही होता है। तो ये थोड़ा ही है कि आपने 240 मिलियन शेयर्स जो हैं वो 240 मिलियन रुपए की चीज़ खरीदनी है तो 240 शेयर्स ही दे रहे होंगे, ठीक है। आप तो उस दिन क्या करेंगे, फेयर वैल्यू लगवाएंगे। बड़ी सादा सी एग्जांपल मैंने दी, 5000 का मैंने इससे पेन लिया, इसको कहा मैंने कि यार कैश नहीं है मेरे पास, मेरे ही शेयर्स ले लो। इसने कहा ठीक है। अब मैं आज देखूंगा कि मेरे शेयर्स, देखो ये एसेट की भी फेयर वैल्यू मैंने ली है तो शेयर्स की भी फेयर वैल्यू आनी चाहिए ना। तो मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि 10, ये नहीं करना जी शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है, तो चलो जी 5000 डिवाइडेड बाय 10 कितना बनता है, ये लो 500 शेयर्स। ऐसे नहीं कर देना, वो तो याशियाँ करेगा तो छलांग लगाता हुआ जाएगा, ठीक है। 500 का शेयर लेके मार्केट 25 का बेच देगा, वही चीज़ जो इसने 5000 की बेची थी वो पता नहीं कितनी महंगी, फिर पैसे उसको रियलाइज़ हो गया। ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है। 5000 का इससे पेन खरीदा, इसको अगर मैंने आज इसके बदले कैश के बजाय इस पेन के बदले कैश की बजाय शेयर्स देने हैं, तो मैं अपने शेयर्स की आज की मार्केट वैल्यू देखूंगा और उस हिसाब से शेयर्स इशू करूंगा। 200 शेयर्स दूंगा तो मैं क्या कहूँगा, यार ये 200 शेयर्स तुम्हारे 5000 रुपये के बराबर हैं, ये पकड़ो जाओ बाहर मार्केट में बेच दो, मेरे पास कैश नहीं है। बाहर जाके ये बेच देगा, 5000 रियलाइज कर लेगा। और बात समझे हो? तो इन्होंने 240 रुपये का इक्विपमेंट खरीद लिया है, ये तो माना, लेकिन इन्होंने इशू कितने शेयर्स किए हैं? अब इधर देखो, शेयर कैपिटल में तो याद है आपको कि शेयर कैपिटल में तो सिर्फ फेस वैल्यू ने आना है, और फेस वैल्यू है सवाल में गिवन 100, 10 नहीं ले लेनी खुद से, 100, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गया जी, 200। अब 240 वाली चीज़ 200 में नहीं खरीदी, असल में शायद हमारे शेयर्स की मार्केट प्राइस 100 रुपये नहीं होगी बल्कि इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो बहरहाल जो बाकी है वो शेयर प्रीमियम होगा, सुकून से बैलेंसिंग निकाल लो और आगे चले जाओ, ये भी ठीक है। या जिद पकड़ी ही हुई है तो फिर आप 4 रुपये मेरे ख्याल में, इसको करो ज़रा 40 को डिवाइड करो 2 से, 20 रुपये प्रीमियम था। यानी अगर आप ये लिखने पर बजे दो कि मैंने बैलेंसिंग नहीं लिखना, मैंने खपना है पर्चे में बैठ के टाइम ज़ाया करना है, तो ₹20
20 लिख लो इधर तब भी 40 ही आता है, ठीक है ना। यानी वो इस दिन हमारे मार्केट की वैल्यू, इसकी शेयर की मार्केट वैल्यू 120 रुपये होगी ना, तो हमने कहा होगा अच्छा 240 रुपये देने हैं, 240 मिलियन रुपये, 240 रुपये देने हैं, तो ज़रा देखें तो हमारे शेयर की आज की प्राइस क्या है, तो डिवाइड बाय 120 किया, ठीक है, तो आंसर क्या आया बोलो 2। तो हमने कहा अच्छा जी, ये मिलियन था ना, मिलियन, ठीक है, तो चलो जी 2 मिलियन शेयर इसको दे देते हैं। ये कहानी थी असल में, ठीक है ना। तो बहरहाल सिंपल सी बात है, मैं तो कहूँगा ये करने की बजाय अच्छा जी 240 वाली चीज़ है, 2 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं, 2 मिलियन शेयर तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट 2 मिलियन से, ये 200 रुपये से हो गए, तो बाकी फिर शेयर प्रीमियम ही होगा। ये ज़्यादा आसान है। बाकी अगर कोई करना चाहे उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, यार ये कलर ही चेंज हो गए, चलो ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ये बच्चों के लिए जिन्होंने करना ही नहीं जी, नहीं जी हमने तो यही लिखना है जैसे हमने सीखा था, ये लो भाई फिर यही लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है, ओके। ये बात समझ आई है, ये फिर लिख दूँ दोबारा, ये बात समझ आई। ₹240 मिलियन इक्विपमेंट का पे करना था, हमने कहा भाई पैसे नहीं हैं, शेयर ले लो, उसने कहा ठीक है दे दो शेयर। हमने कहा अच्छा आज हमारे एक शेयर की वैल्यू 120 रुपये है, इसलिए हम तुम्हें 2 मिलियन शेयर्स दे देते हैं। असल कहानी ये थी, लेकिन ये कहानी कहीं लिखनी नहीं, ये बस ऐसे ही आपको जो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए थी। असल में तो बस ये कहानी सामने आ चुकी है, ये एंट्री पोस्ट करवा दो। ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, पीपीई डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये एंट्री पोस्ट नहीं ना करोगे तो फिर कैश फ्लो गलत आ जाएगा। देखो ना, इस इक्विपमेंट के खरीदने पर कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, शेयर्स इशू हैं। ऐसे ही शेयर कैपिटल के अकाउंट में या शेयर प्रीमियम के अकाउंट में आप ये लिख दोगे, मकसद कहने का ये है इन शेयर्स के अगेंस्ट कोई कैश इनफ्लो नहीं हुआ, एसेट आया। लेकिन ये सारी बातें तो डीप डाउन जाके सोचने की हैं, हम तो सिंपल एंट्री करेंगे। अल्लाह खैर जी बोलो। पीपीई डेबिट 240 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट इधर देखो 200 से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 40 से। यहां पे लिखा हमने इक्विपमेंट, ओहो पीपी ज़्यादा बेहतर है ना, लेजर सामने पीपी का ही बना हुआ है, तो अगर समझने के लिखना है तो लिख लो ये पीपी, वही इक्विपमेंट एडजस्टमेंट 1 वाला, ठीक है। तो पीपी यहां पर भी लिख दिया आपने, पीपी, ओके। और यहां पर इसके सामने आप क्या लिखें, यहां पे आपको शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। याद है आपको कुछ इस तरह की बात हुई थी, मैंने कहा था कि एसेट खरीदा उधार पे, एसेट खरीदा उधार पे एंट्री हो सकती है पीपीई डेबिट, कुछ उधार पे, लेट से 200 रुपये का एसेट था, ठीक है जी, इसमें से 80 रुपये पे किए हमने, 120 पेएबल। तो मैंने आपको कहा था कि लेजर में, पीपीई के लेजर में लिखने के 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप 200 लिखो और उसके साथ लिख दो एडिशन, या आप 200 ही लिखो और उसके साथ लिखो कैश एंड पेएबल। कुछ याद आ रहा है? या आप यूं लिख दो कैश अलग पेएबल अलग, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने कहा था मुझे तो पसंद ये वाला है। इससे फायदा ये होता है कि क्रेडिट कैश और क्रेडिट पेएबल अलग अलग लिखने की, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उससे देखो फायदा ये भी हो गया, ये एंट्री भी तो ऐसी ही है, एसेट बढ़ा है और उसके अगेंस्ट 2 अकाउंट्स बढ़े हैं, ठीक है। तो एसेट का बढ़ना एडिशन क्या है, तो इधर जरूरत ही कोई नहीं अलग अलग दिखाने की। चाहो तो एसेट के अकाउंट में लिख सकते हो आप यहां पर शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, या चाहो तो शेयर कैपिटल 200, शेयर प्रीमियम 40 अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन ये तरीका आसान है, सुकून है, ठीक है। ये एंट्री पोस्ट होगी, डन। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, जी पढ़ें, एडजस्टमेंट 2 पढ़ें, घर से करके आते सवाल तो पढ़े ना कहना पड़ता। भाई ये ना एक डस्टर ये ऊपर FR2 क्लास में पहुंचा दे, FR1 का यहाँ पड़ा। जी बच्चों क्या कहते हैं सवाल में, ये एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन
कैरिड आउट ऑन 30 जून 2022 पीपीई वाज इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया, लेकिन वो कह रहा है इस 80 में से 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होगा? अगर कभी सरप्लस आए और उसमें से कुछ सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाए, वैसे तो रियल सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में जा ही नहीं सकता। किस सूरत के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को सरप्लस हिट करता था? अगर कोई प्रीवियसली बुक्ड लॉस बचा पड़ा हो, ठीक है। तो वही बात बता रहा था। ये मैं आपके हिसाब से वर्किंग बनाता हूं, लेकिन इस वर्किंग को आप वर्किंग नंबर देकर बेशक लिख लीजिएगा अपने पास। वर्किंग नंबर 12 बनेगी। चलो वर्किंग 12 में कह देता हूं जी। हमारी मशहूर ज़माना वर्किंग है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, एसेट का नाम पीपीई ही रख देते हैं ना, हमारे पास पीपीई है, जो भी था, जो भी है ये फुली डेप्सिड आइटम, वो भी पीपीई कह रहा है, ठीक है। फुली डेप्सिड आइटम, हाँ वहाँ भी पीपीई ही कह रहा है। चलो ये बड़ा अच्छा है ना भाई, हर जगह वही पीपीई ही लिख रहा है। अगर कोई एसिड का नाम भी लिखता है, जैसे थोड़ी देर पहले इक्विपमेंट लिखा था, हमने वहाँ भी पीपीई ही लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लेजर वही आ रहा है। रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, डन हो गया जी। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ 30 जून 2020, 30 जून 2020 हमारे साल का आखिरी दिन है, यानी कि 30 जून 2020 पर कोई एसेट पड़ा था, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू ही होगी ना हमारे पास, कोई एसेट पड़ा था, ठीक है जी। और इस दिन ये क्या हुआ? रीवैल्यू। क्या हुआ? तो एक लाइन छोड़कर हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी होती है, ऐसे ही है। तो बोलो, ये भी नहीं गिवन। लेकिन उसने एक बात बताई, उसने कहा कि 30 जून 2020 पर जो रीवैल्यूएशन हुई है ना, उस रीवैल्यूएशन में पीपीई जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 80 मिलियन। तो ये 80 मिलियन क्या है? इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू नहीं है आपको कि ये रीवैल्यूड अमाउंट है, नहीं, इंक्रीज बाय 80 मिलियन का मतलब क्या है कि सवाल में उसने ये रीवैल्यूएशन सरप्लस की जो फिगर हम बैलेंसिंग निकालते थे, कितना जी? ये 80 उसने गिवन कर दी सवाल में, ये गिवन है, ओके। अब मुझे ना तो ओपनिंग बुक वैल्यू से, ये रीवैल्यूएशन से पहले वाली बुक वैल्यू से कोई सरोकार है, ना उसके बाद वाली बुक वैल्यू से, यानी रीवैल्यूड अमाउंट से। मुझे चाहिए भी सरप्लस ही था। अब इस सरप्लस का खामोशी के केस में कहाँ जाना बनता था? ये सरप्लस खामोश होता ना सवाल, तो सारे का सारा हम फेंक देते यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। और ऊपर अज्यूम करते हैं कि जीरो है, लेकिन वो क्या कहता है, ये जो 80 आया है, आउट ऑफ विच इसमें से 35 वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा रहा है, यानी कि पॉजिटिव 35। इसका मतलब ये है कि 35 रुपये जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की नेगेटिव फिगर पहले पड़ी थी, तभी तो 80 का गेन आने पर पहले 35 रुपये का लॉस रिवर्स हुआ, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी 45 ये आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब ये 45 और ये 0, ठीक है जी, साल एंड हो गया। अब मुझे चाहिए भी यही फिगर थी, मेरे पीपीई का ओपनिंग क्लोजिंग वैसे ही सारा कुछ आ रहा होता है, मुझे सिर्फ ये सरप्लस की एंट्री चाहिए थी। कितने बच्चों ने सरप्लस की एंट्री डायरेक्ट 80 से कर दी थी? 80 से नहीं करनी थी। ये वो एंट्री है जो अब आपके सामने होने लगी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर वाली एंट्री है भाई, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री क्या करते थे हम? पीपीई डेबिट 80 से, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, और वहां से होकर जाता सरप्लस के अकाउंट में ही है, क्रेडिट 45 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 35, ठीक है ना। और ये फिगर आया करती थी बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग निकाली हमने, ठीक है ना, ओसीआई वाली फिगर 35 पहले पढ़ा था ना, तो बैलेंसिंग याद है, बैलेंसिंग भी लिखा था मैंने कि इस एंट्री में बैलेंसिंग क्या है। लेकिन हमें इससे क्या, बैलेंसिंग लिखो ना लिखो, ये तो सिर्फ रिवीजन करवाई है आपको मैंने, ठीक है। बात तो ये कि ये एंट्री कितने बच्चों को समझ आ गई थी, कितनों को नहीं आई थी, आनी चाहिए थी। रीवैल्यूएशन देखो अब जान नहीं छोड़ रही। चलो जी, ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं। अब जैसे ऊपर वाली एंट्री हमने एंड पे पोस्ट की ना,
ये एंट्री ही पोस्ट करनी थी। हमारी एंट्री है पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओसीआई से होके भी सरप्लस के अकाउंट में जाता है ना, तो वो अकाउंट में डायरेक्ट फेंक देंगे, ओसीआई तो हम बना रही है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब इसको ज़रा भूलना ना, ये एक नॉन कैश आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहा है, ठीक है ना, गेन लॉस। और ये रिवर्सल ऑफ गेन है, ये क्या है, रिवर्सल ऑफ लॉस, तो गेन टाइप ही चीज़ हो गई ना, तो गेन लॉस तो नॉन कैश होते हैं, ठीक है ना। तो जब नॉन कैश, बल्कि अभी जाकर कर देंगे यार, ये ना हो के आप बाद में भूल जाएं। चलो जी, एंट्री पोस्ट करते हैं। एंट्री पोस्ट हो रही है भाई, एंट्री पोस्ट बहुत टेक्निकल सवाल था, मैंने इसलिए कह दिया। ये सवाल करने के बाद इनडायरेक्ट मेथड में मेरी तरफ से फिर कोई ख़ास वैल्यू एडिशन नहीं रह जाएगी, बस फिर 1-2 दिन नॉर्मलाइज ही करना है, मजीद सवाल करके पक्का करना है। ये इतना अच्छा सवाल था जी। पीपीई डेबिट कितने से, 80 से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस 45 से क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बना रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर ऐसे ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही, जरा उसके एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना। ये बनता है बनता है बनता है, और यहां पर क्या आ रहा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये रिवैल्यूएशन गेन लिख देता हूं मैं, हालांकि गेन आता कोई नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन क्यों आ रहा है, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है। उसके बाद आपको पता है फिर पैट आया करता है, ये उससे ऊपर की कहानी थी, ठीक है ना। ओके, तो ये एंट्री पूरी हो गई, ये एंट्री अब पूरी हो गई। ये देखो, पीपीई डेबिट किस वजह से, वो जी रीवैल्यूएशन सरप्लस आया उसकी वजह से। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट किस वजह से, मुझे पीपीई के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा उस वजह से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवर्सल ऑफ लॉस, यानी एक तरह का गेन क्रेडिट। डबल एंट्री पूरी हो गई। आमिर भाई यहां से लगाया जरा, यहां से इधर डबल एंट्री देखो, पूरी डबल एंट्री देखो, पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये हमारी आंखों के सामने कोई नहीं है, बस दिमाग में हुआ है, ठीक है, सही हो गया। अब ये आप बाद में भूल ना जाओ, इसलिए अभी ये बात करता चलूं, जो ये बाकी का 45 है, ये कहां गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ठीक है। और इसके बाद ओसीआई में वो ग्रीन कलर की चीज याद है ना, हाँ, वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो हम तो बच्चों टीसीआई से कभी शुरू करते ही नहीं अपनी कैश फ्लो, हम तो पीबीटी से उल्टा शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस 45 की हमें कोई टेंशन नहीं है कैश फ्लो बनाते हुए, उसकी जितनी कोई टेंशन थी वो हमने कर लिया। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे 80 लिखने से यहाँ पर ये नॉन कैश आइटम जो है यहाँ पर आ गया है बैलेंसिंग फिगर। अगर ये ना लिखते एंट्री यहाँ, तो जब बैलेंसिंग निकालते तो ये 80 भी इस तरह शामिल हो ना जाता। ये तो एडिशन है ही नहीं, ये तो सिर्फ रिवैल्यूएशन है। इस तरह से इसका नॉन कैश इंपैक्ट निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट यहां से होकर रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में आ गया, मतलब वो कॉलम में आया, अब कॉलम को ही हमने लेजर बनाया है ना यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। अब इस 45 हमें कोई फिक्र फाका नहीं है, क्योंकि हम तो पैड या पीबीटी से शुरू करते हैं कैश फ्लो बनाना। इसके नीचे जो भी एडलेस हो रहा है वो तो हमारे सामने आया ही नहीं। अब मसला किससे होना चाहिए, हमने जिस पीबीटी से शुरू करना है, मैं कहता हूं मैं यहां पे पीबीटी लिख देता हूं, ठीक है। पीबीटी के बाद चलो समझ आ रही है, पीबीटी आएगा, पीबीटी के बाद लेस टैक्स होगा और फिर पैट आएगा। बहरहाल इस फिगर तक आते आते ये 35 क्या हो चुका है, ऐड। क्या ये 35 नॉन कैश नहीं है? ओह, तो यहां पर हमने लिखा कि रिवर्सल ऑफ गेन, रीवैल्यूएशन गेन लिख देता हूं मैं। ये भाई मैं रिवर्सल लिख रहा हूं, जरा समझ ना आए तो ये मैं दोबारा ही लिख देता हूं जी, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन गेन। अब इधर देखो, अभी मेरे पास ये फिगर कोई नहीं है, आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन ये गेन है, गेन
रीवैल्यूएशन गेन, असल में गेन नहीं है, बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि ये प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल, लेकिन गेन लिख दो, समझने के लिए आसानी होती है। मैंने तब भी यही कहा था, गेन लिख लो ना, जरा आसानी होती है। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये गेन क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। हम क्या कर देंगे, लेस, तो ये हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, तो लेस 35, लो जी, नॉन कैश एडजस्टमेंट हो गई, डन। और सही है, ये बड़ी टेक्निकल बात, इसको लेस ऐसे लिखूं, नजर ना आए शायद, वैसे लेस, ओके, ये लेस किया हमने, डन। चलें आगे, इसको नोट कर लें, करना है तो। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। नोट का मतलब पिक्चर है। एडजस्टमेंट 2 है ना, ये 2 ही है ना। चलें आगे। यार तेरा बहुत मोबाइल स्लो है उस्ताद, थक गया बेचारा ना, इतना इस्तेमाल किया करो ज़्यादा। ड्यूरिंग द ईयर फुल्ली डेप्रीशिएटेड आइटम ऑफ PPE कॉस्टिंग 3 million वर सोल्ड फॉर 8। चलो जी, नॉर्मल वाला काम तो पहले करें जी बच्चों। इसकी एडजस्टमेंट करवा दो। एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री। इसको मैं वर्किंग नंबर 13 कह देता हूँ, अपने पास नोट कर लेना, बोर्ड पे नहीं हो रही ये वर्किंग जी बच्चों। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अच्छा वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए था, खैर चलो। कैश डेबिट और गेन लॉस क्रेडिट, और फिर PPE, गेन लॉस डेबिट क्रेडिट हो सकता है, और PPE क्रेडिट। अच्छा जी, इधर देख लो ज़रा 1 मिनट। अगर कॉस्ट अलग क्रेडिट हो और अक्यूमुलेटेशन डेबिट हो तो फिर भी ठीक है, नहीं अगर ऐसा हो सके तो एसेट अकाउंट में से क्या निकाल दो, बुक वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये समझाना चाह रहा था, एक फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट हो ना जी, तो उसकी कॉस्ट और उसकी बुक वैल्यू अक्यूमुलेशन सेम होती है, उसकी बुक वैल्यू 0 होती है। और समझ रहे हो, यहाँ पे आप 100 लिखो, 200 लिखो, इधर भी 200 लिख दो, यहाँ पे 300 लिखो, कॉस्ट 300 थी तो यहाँ पे भी 300, यहाँ पे 3000 लिख लो तो यहाँ पे भी। फुल्ली डेप्सिट का मतलब ही क्या होता है, जिसकी कॉस्ट पूरी डेप्सिट हो गई है, बुक वैल्यू 0 है, ठीक है ना। ये इतना सिखाया था, पूरा सवाल नहीं करवाया फुल फ्लैज, लेकिन इतनी बात वहाँ पर सिखाई थी। गालिबन दूसरा लेक्चर था, वो कासिम वाला एक सवाल था जिसमें 90 रुपये का एसिड 3 साल में 30 डेप्सिट होकर 0 हो गया था। जब ये समझाया था कौन सी अप्रोच बेहतर है एंट्री करने की, जगा दो इसको। AC चलाओ यार, सो रहे हैं लड़के, AC चलाओ। अच्छा, तो उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि फुली डेप्रिशिएट से मतलब ये होता है कि 90 रुपये कॉस्ट ही सारी डेप्रिशिएट हो गई है, मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, यूज चाहे करी जाओ आप, ठीक है ना। तो बहरहाल ये सारी बात का मतलब क्या है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट कौन सा एसेट होता है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट कौन सा एसेट होता है। इधर देखो, इस दोनों बातें लिखी जा सकती हैं, यूं भी कह सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बराबर हो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, ठीक है। कॉस्ट इक्वल्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या यूं भी कह सकते हैं कि जिसकी बुक वैल्यू 0। ये दोनों बातें एक ही चीज, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है ना। कॉस्ट इक्वल हो जाए एक्यूमुलेशन के, या बुक वैल्यू 0 हो जाए, दोनों सूरतों में जवाब तो एक ही आता है ना जी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, ठीक है। तो जब फुल्ली डेप्रिशिएटेड तो बुक वैल्यू 0 है। अच्छा, हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं ना जी बुक वैल्यू पे, तो ये तो वैसे ही उड़ा दो यहाँ से, इसका तो कोई काम ही नहीं बनता, ठीक है। एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा, जरा दोबारा लिख लूँ थोड़ा ऊपर कर, कैश, फिर गेन लॉस, और फिर PPE। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ वो क्या कह रहा है, आ फुल्ली डेप्रीशिएटेड आइटम ऑफ PPE कॉस्टिंग 36, कॉस्ट करता रहे 36, कॉस्ट करता रहे 36। नहीं सर, हमने तो वैसे ही लिखना है भाई, मैंने ना एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाया हुआ है, अगर आपने ऐसे ही लिखना है ना तो भाई एंट्री में लिख लो PPE
36 से क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 से डेबिट, यही मतलब है ना। तो मैं अब डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, बुक वैल्यू ही, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है 0, या 0 से क्रेडिट हो, ठीक है ना। वो 36 लिख भी लो तो बात यहीं पे पहुंचनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जी 36 मिलियन की कॉस्ट थी इसकी, वाज सोल्ड फॉर 8 मिलियन। अभी 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 नोट नहीं करना प्लीज, 8 मिलियन का बिक गया। भाई मैंने आपको इतनी बात भी बताई हुई है कि अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट बिके तो 1 रुपए का भी बिके तो वो भी गेन है। क्यों? क्योंकि हमारी किताबों में उसकी वैल्यू 0 है। 0 वाली चीज 1 रुपया भी दे जाए तो वो गेन है, ठीक है। ये हमने सारी बातें ना IAS 16 में पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे का सारा क्या बन गया जी, गेन। सारे का सारा क्या है जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये 8 का गेन चला गया। ये गेन क्या हो जाएगा, रिवर्स, ऐसे ही है। ये बैलेंसिंग निकाली, ये गेन हो जाता है रिवर्स, ठीक है जी। और कैश फ्लो में ये कैश, अभी ना नोट करना भाई प्लीज, अभी मैंने एडजस्टमेंट थोड़ी ब्लैक की हुई यार, देखो तो सही। कैश फ्लो में कैश आ गया 8 का, ओके बेटा, मैंने अभी 8 ही लिखा है, 8 ही है अभी, ठीक है। ये सिंपल जो एडजस्टमेंट आज तक करते आए, ठीक है। 36 मिलियन की कॉस्ट वाला था, माना कि इसकी बुक वैल्यू लिखनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहा है ये फुली डेप्रिसिएटेड है तो बुक वैल्यू 0 है, तो फिर मैंने बुक वैल्यू 0 से क्रेडिट कर दी। एक 0 रुपए का एसेट बिका है, बिक गया है 8 का, तो फिर ये 8 का 8 क्या है, गेन। लेकिन एक थोड़ा सा मसला इसमें था, वो ये था कि उसने कहा 8 मिलियन का बिका है, आउट ऑफ विच 3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी रिसीवेबल। यानी कि ये जो 8 रुपए का हमने एसेट बेचा है, ये सारा 8 का 8 इनफ्लो नहीं हुआ, ठीक है। कुछ अभी भी पैसे आउटस्टैंडिंग हैं, तो इसका मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल फॉर पीपीई लिख दूं फिर, रिसीवेबल फॉर पीपीई कितना है 3, तो फिर बाकी 5 जो होगा वो दरअसल कैश रिसीव हुआ होगा, ठीक है। ये एंट्री है जनाब, कैश डेबिट 500, रिसीवेबल फॉर पीपीई डेबिट 3, पीएनएल में गेन क्रेडिट 8। और अच्छा, ये हम अभी तक ना डिस्पोजल का अकाउंट बनाते आए थे, ठीक है, तो वो भी बना सकते थे आप, चलो मैं वही बना देता हूँ, मैं और के साथ वो भी बना देता हूँ। अब रिवीजन चल ही रही है तो चला लेते हैं जितनी चल जाए। अभी ये एंट्री आज तक की कभी नहीं थी, आज तक तो मैं ये कहता था कोई गेन लॉस आए, डिस्पोजल के एडजस्टमेंट आए तो आप फटाफट डिस्पोजल का अकाउंट बना लिया करो। तो आप कहोगे ये अजीब बात है, कभी कहता है डिस्पोजल का अकाउंट बना लिया करो, कभी कुछ, ये चलो ऐसे कर लेते हैं, वो भी ज़रा रिवाइज हो जाएगा जी। एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू कितनी आई है, 0, ठीक है। और बिका 8 का है, लेकिन कैश सिर्फ 5 आया है, बाकी सारा क्या है अभी तक रिसीवेबल है, तो फिर गेन, यहाँ पर मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है बैलेंसिंग निकाला है, वो कितना है 8। तो यही एंट्री ऊपर हुई पड़ी है बच्चों, बस एंट्री सामने वो होने लग गई तो मैं एंट्री कर गया। तो जो मर्जी कर लो आप, वर्किंग 13 में आपके पास ऑप्शन है। अब आप जो मर्जी करो वो आपका मसला है, फिलहाल इधर देखो, ये कैश कहाँ आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, ये गेन कहाँ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लड़ाई सिर्फ इस रिसीवेबल की रह जानी है अभी थोड़ी देर में कि इसका क्या करना है, बाकी पुराना काम तो करें। एक नई चीज़ आ गई तो पुराने जो नंबर मिलने वाली चीज़ थी वो भी छोड़ देंगे क्या, वो तो लें भाई, ठीक है। तो गेन है, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका है, लेस कर देंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। वर्किंग नंबर कौन सी में ये निकाला है, 13 में आपने, ओके जी, हमने निकाला है ना 8 रुपए बैलेंसिंग, ओके। वैसे तो ज़बानी पता लग रहा था, फुली डेप्रिशिएटेड वाज सोल्ड फॉर 8, तो वो 8 गेन है, लेकिन चलो वर्किंग कर ही दिया तो रेफरेंस दे दो जी, कितना 8 ऐड हो चुका था, माइनस कर दिया, डन। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई, पूरा लिखना हो तो लिख लेना। अच्छा, अब ये ना आप वर्किंग 13 में रेफर कर सकते हैं, असल में ना आपस की बात है। तो इस एंट्री में ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर बैलेंसिंग नहीं थी, बैलेंसिंग है बल्कि, लेकिन आप ये देखें कि उसने ये इकट्ठी दी हुई थी फिगर, ये 8 उसने
इकट्ठी नहीं दी हुई थी, ये 8 उसने इकट्ठी नहीं दी हुई थी, बेसिकली ये इस तरह से था मामला। तो उसने कहा जी फुली डेप्रिसिएटेड एसेट 8 का बिक गया है, हमने कहा फिर 8 गेन है, लेकिन इस 8 में से 3 उसने बता दिया रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो बाकी 5 भी हमने बैलेंसिंग ही निकाला था ना, तो आप वर्किंग को रेफर कर सकते हैं, ना भी करें तो काम चलेगा। ओके चलें छोड़े। अच्छा जी 5 रुपए आने हैं या 8 रुपए आने हैं या 3 रुपए आने हैं, यहाँ पे 5 जो रिसीव हो गया, 5 रिसीव हो गया, 8 के टोटल गेन था। अब जो 3 का रिसीवेबल है उसकी लड़ाई फिर बाद में देखते हैं, यहां तक कोई मसला नहीं होता। ये मुफ्त के दो नंबर तो लेना, अब एक आधा नंबर जो बीच में रह गया वो भी देख लेते हैं, यहां तक कोई मसला। अब हमने क्या किया है, कैश फ्लो को सही कैश फ्लो में सही फिगर लेके गए। कैश फ्लो में कैश इनफ्लो आउटफ्लो आता है, ठीक है। प्रॉफिट तक आते आते 8 का गेन एडिड था, उसको रिवर्स किया, लेकिन 8 को ही कैश इनफ्लो में नहीं लिया। हाँ सुकून से गए, देखा अच्छा जी 8 में से अभी 3 तो आए ही नहीं, तो वो तो कैश इनफ्लो है ही नहीं, तो फिर इनफ्लो कितना है 5 का, वो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया। डन हो गया। अब लड़ाई रह गई इस रिसीवेबल की। जब ये सारा कुछ हुआ है, गेन रिकॉर्डेड था तो रिवर्स किया, कैश 5 आ गया है तभी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा। ऐसे ही ये 3 का रिसीवेबल भी तो रिकॉर्ड हुआ होगा। तो बोलो जब ये ट्रांजैक्शन हो गई है, कैश फ्लो के सवालों में ना आपकी शक्ल जैसे बता रही सवाल ना करके आने की वजह से, वो 2 तो वैसे ही आज खैर से उड़े हुए हैं ना, ठीक है, वो खास तौर पे वो हफ्ते पहले वाला। अच्छा कैश फ्लो के सवालों में, हाँ जी हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं सर, ऐसे पढ़ोगे तो तीसरी बार पढ़ना पड़ जाना है। मिलो जरा मुझे आके जरा जी, तुम भी जी, क्या बात हो रही थी, रटा भूल गया मैं याद करने में, बाहर चलें छोड़े मैं शुरू से बात करता हूँ। हाँ याद आ गया, मैं ये कह रहा था कि कैश फ्लो के सवालों में आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि जो लिखा हुआ है सही है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी है तो वो ये कह रहा है ना, ड्यूरिंग ईयर फुली डेफिसिट वाज सोल्ड, आउट ऑफ विच इतने वाला आउटस्टैंडिंग। तो जो ट्रांजैक्शन बनती है वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही एंटर हुई है, यही हमारी असम्पशन होती है, अनलेस के सवाल कह दे कि गलती हुई है। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, सारा कुछ सही है, हम बस उसमें से अपने मतलब की चीज अब निकाल रहे होते हैं, रिवर्स वर्किंग टाइप, जो कुछ उन्होंने दिया होता है वो लिख लेते हैं और अपने मतलब की चीजें निकालते हैं कैश फ्लो के लिए। तो जब तक गलती का कहे ना, हमने गलती नहीं माननी होती, ठीक है ना। तो यही अभी तक तीसरा दिन है, हम यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ है, ये उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया होगा 36 से, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट को डेबिट किया होगा 36 से, कैश को डेबिट किया होगा 5 से, और रिसीवेबल भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया होगा, और 8 रुपए का गेन अदर इनकम में भी लिखा होगा। ये सब कुछ उन्होंने किया होता है, पक्की बात है। बाकी सब कुछ भी तो ओपनिंग क्लोजिंग उन्हीं का नहीं उठाया हुआ, सब कुछ जो उन्होंने किया वो सही हुआ है, अनलेस के वो रेक्टिफिकेशन भी करेंगे इस टॉपिक में। वो सवाल खुद चीख के बताएगा कि जी गलती हो गई है, जब तक ये नहीं कहेगा हमने कभी भी खुद से अज्यूम नहीं करना कोई गलती है। ओके अच्छा, अब कैश रिकॉर्ड किया होगा जी, हमने कैश को भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन चला गया था, हमने उसको भी रिवर्स कर दिया, तो फिर ये रिसीवेबल भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगा। अब रिसीवेबल कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है जी, कह रहे हैं जब एंट्री हो गई है तो रिसीवेबल रिकॉर्डेड है ना जी। अब रिसीवेबल रिकॉर्डेड है तो मैंने कहा मानो न मानो ये पीपीई में ही पड़ा होगा, है ना। अच्छा इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में, इन्वेंट्रीज में, ट्रेड रिसीवेबल्स में, फिर तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होगा, कैश एंड बैंक में होगा, ऑब्वियस। अगर खामोश है सवाल तो ऑब्वियस की तरफ जाना होता है, ठीक है, कि वो देखें एंट्री हुई, ट्रांजैक्शन हुई है, कैश भी आया, गेन भी आया, ये सब आप कह रहे हो, तो क्या रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा? हुआ है। अब अगर हुआ है और सामने नजर नहीं आ रहा फेस के ऊपर, तो फिर ऑब्वियस बात है किस तरफ जाएगा। हाँ, जो गलती कहे ना वो खुद से अज्यूम नहीं कर लेनी, तो फिर इस अदर रिसीवेबल के अंदर ये भी शामिल है। ये खामोशी के केस में ना आपको खुद ये अज्यूम नहीं करते, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये अजम्पशन खैर है, मनती अजम्पशन ही है, लेकिन भाई सादा सी बात है, रिसीवेबल है तो रिकॉर्डेड भी होगा, रिकॉर्डेड है तो फेस पे दिखे। अब फेस पे नहीं दिख रहा तो कहां होगा? तो फिर नॉर्म की तरफ जाना है,
नॉर्म की तरफ जाना है। यहां पे भी अब नॉर्मेलिटी था, गलती कोई होगी तो सवाल बताएगा, नहीं है तो यहां पर डेटर्स आते हैं, यहां पर इन्वेंट्रीज आती हैं, यहां पर रिसीवेबल और फिक्स एसेट नहीं आ जाते। वो कहां होंगे? वो फिर अदर रिसीवेबल्स में होंगे, जिसमें बहुत सारे रिसीवेबल्स इकट्ठे किए होते हैं, ये भी वहीं पर ही लिखा होगा। ठीक है, तो इट इंक्लूडेड रिसीवेबल फॉर पीपीई, ओके, ऑफ ₹3। ये हमने खुद से ये नतीजा निकाल लिया। ठीक है, अब ये तो मसला था, रिसीवेबल फॉर पीपीई, क्या ये वर्किंग कैपिटल आइटम में जाना चाहिए? इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन रह गए, अब लॉजिक करीब आ गई है। ठीक है, मैं आपको ये समझाऊंगा भी सही कि इंटरेस्ट पेएबल कल वाले सवाल में, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल कल वाले सवाल में, या आज वाले सवाल में रिसीवेबल फ्रॉम फिक्स एसेट, ये क्यों यहां से लेस करके चीज को लेकर जाते हैं वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। वैसे थोड़ी सी बात कर भी दूं, ये फिक्स एसेट्स का बेचना खरीदना ये हमारी कोर एक्टिविटी नहीं होती। ये बिजनेस जो है कहीं पे नहीं लिखा हुआ फिक्स एसेट खरीदता बेचता है। फिक्स एसेट का मतलब होता है एसेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस में, और वो एसेट कभी कभार बेचे जाते हैं। ये नहीं होता कि वो एसेट मेन काम ही वही है, ये एसेट खरीदते हैं बेचते हैं नहीं, 10-10 15-15 साल बाद एक एसेट बिक रहा होता है। तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ये कोई रोजाना की, हाँ सेल्स हैं, परचेजेज हैं, उधार पे हैं, कैश पे हैं, सेल रिटर्न है, परचेज, ये सब रोज का काम हर वक्त ही हो रहा होता है कैश की। लेकिन जो फिक्स एसेट का बेचना खरीदना होता है कभी कभार होता है। तो बेचने पे जो गेन लॉस आता है वो भी कभी कभार की फिगर है, तो कभी कभार वाली फिगर होती है, इसीलिए उसको अदर इनकम अदर एक्सपेंस में डाला होता है। खैर छोड़े, जरा बेस बनाई। ऑपरेशंस का पार्ट बेसिकली ये चीजें नहीं होती हैं। ऑपरेशंस क्या हैं? चीजें खरीदी, परचेजेस कहाँ पड़ी होती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। चीज़ें बेची कहाँ पड़ी होती हैं? सेल्स में। तो जीपी आ गया। फिर ये चीज़ें खरीदने बेचने के लिए कोई एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस किए, ऑपरेटिंग, ये ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा की चीज़ें वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। बहरहाल इसकी तरफ जाएंगे, फिलहाल बेस बना ली, ठीक है ना। छोड़ें इस बात को, सादा सी बात है कि ये लेस करना है क्योंकि ये रूटीन का काम नहीं है हमारा, इसको वहाँ वर्किंग कैपिटल आइटम में जाने नहीं देना। इसका अलग लेजर बना लेंगे। तो लेस किया हमने रिसीवेबल फॉर पीपीई, कितना है जी? 3 क्लोजिंग में है, ओपनिंग में कितना है? ओपनिंग में कोई नहीं था, ठीक है जी। अब बिल्कुल मैं कल जैसा सवाल बना रहा हूं। कल जैसा सवाल इसलिए बना रहा हूं, कौन सी वर्किंग पहुंच गई जी वहां पे? हम 14 करेंगे 15 करेंगे? ये वैसे ही मैं बना रहा हूं भाई। इधर देखो, रिसीवेबल, ये जबरदस्ती बनाया मैंने, रिसीवेबल फॉर पीपीई, ठीक है। अब ओपनिंग कितना था बोलो, क्लोजिंग कितना है? 3। तो अब देखो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी 3, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर कहां पड़ी है? ये हमारे डिस्पोजल अकाउंट में पड़ी है। मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये जबरदस्ती बनाया, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ये लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन वैसे ही मैंने जबरदस्ती बनाया। देखो भाई, ये रिसीवेबल डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट नजर आ रहा है ना। जैसे ये डिस्पोजल अकाउंट में कैश क्रेडिट है ना, ये कैश जाता था कैश के लेजर में डेबिट साइड पे, ऐसे ये रिसीवेबल जो यहां क्रेडिट है, ये रिसीवेबल भी गया हुआ है रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पर, ठीक है। तो देख लो, ये लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, यहां से कोई कैश तो निकलना नहीं है, लेकिन मैंने बनाकर समझाया। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग कल की तरह से, ठीक है। और ये क्या है? ये डिस्पोजल पर 3 का रिसीवेबल बुक हुआ है, ना कोई कैश आया है ना कोई कैश गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लेजर कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की। बहरहाल आपके सामने लिख कर इसको काट लो कि बना रहे, आपको फॉर रेफरेंस अगर देखना पड़े तो, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो ख़त्म हो गई हुई है। ओके, एडजस्टमेंट का असर क्या था? एडजस्टमेंट का असर क्या था? 5 का कैश आए, 8 का गेन रिवर्स हो और इसमें से 3 का रिसीवेबल माइनस हो जाए, बस। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ले जी, पाक साफ पाकिस्तान, सेफ गार्ड पाकिस्तान। ये बीमार था जी, बीमार था। प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल का बैलेंस सही कर लिया, ठीक है। अब 20 से 11 पर चला गया, कम हो गया। एसेट है लायबिलिटी है? एसेट, नाम क्या है? प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स जी। लेकिन इसके साथ ना छोटा सा लिख लो, वर्किंग 9 जी। वर्किंग 9 में निकाला है ना, सवाल वाला तो है नहीं जी। 20 से 11 पे आया,
कम हुआ, एसेट कम हुआ तो एसेट क्रेडिट, तो कैश क्या हो जाएगा, कितना, 9 रुपीज पॉजिटिव। ठीक है, डन। दिस वॉज द मोस्ट टफ एडजस्टमेंट, इसको समझना। लेकिन यहां पर ना इसको समझ लिया है ना, अभी यही एडजस्टमेंट पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर भी पड़ी है इंशाल्लाह। ये सवाल की मैं तैयारी वैसे करके आया था ये नादिर की कि करवा दूंगा, लेकिन टाइम नहीं बचा, कोई मसला नहीं, करवाऊंगा ये सवाल, यानी फॉर्मेट बने हुए हैं मेरे पास। अच्छा ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्लांट कॉस्टिंग इन हैविंग बुक वैल्यू इतने वाज सोल्ड फॉर इतने, फॉर विच इतना स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये भी वही एडजस्टमेंट है, बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही ढूंढेंगे तो फेस से नजर नहीं आएगा, तो फिर हम कहेंगे जी अच्छा अगर फेस से नजर नहीं आ रहा तो फिर अदर रिसीवेबल में ही पड़ा होगा। अच्छा अदर पेबल है, ठीक है, जो भी है, मतलब रिसीवेबल पेबल वो आपने देख लेना। वैसे क्या है, नहीं बेटा हमने बेचा है, वो आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो पैसे हमें आए नहीं है, ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल ही है, सेम ही है। कौन था पेबल वैसे, बताना जरा कौन था वैसे। मार कैसे खाएगा तुम हाथ तो लगाओ जरा इसको, मैं देखता हूं तुम्हें, इतने तुम डॉन, तुमने ऐसे कैसे कहा मेरी क्लास में मारना खा लेना मुझसे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। पॉइंट नंबर 3 वॉज द इंपॉर्टेंट वन। ये 2-3 जगह पे फिर हम असल में तैयारी तब कहूंगा कैश फ्लो की जब मुख्तलिफ सवालों की एडजस्टमेंट्स मुख्तलिफ जगहों में पड़ी हुई आप उसको अलग अलग से समझ रहे हो, हाँ उधर ऐसे हुआ था इस वजह से, इधर ऐसे हुआ था इस वजह से, वो तैयारी होती है। ठीक है, तो ये सारे रिसेंट सवाल इंशाल्लाह करेंगे, टेंशन मत हुआ। नंबर 4, लो भाई ये भी कोई एडजस्टमेंट है, ये तो याशी है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट अमाउंटेड टू, पीपीई की डेप्रीसिएशन कितनी है, 290। आसान नंबर भी तो होते ही हैं, तो पीपीई किधर है, ओ भाई इधर, डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई कितना है जी, 290। फौरन इधर आओ, रह ना जाए, यहां तक आते आते लेस हो चुकी है तो ऐड कर दो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑफ पीपीई। कोई वर्किंग नहीं की हमने, ये खुद से ही उन्होंने दे दी 290, ये मुफ्त के नंबर आ गए। नेक्स्ट, आसान एडजस्टमेंट शुरू हो चुकी है जी। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड फॉर 180 रुपीज। ये क्या है, एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, पता नहीं, आज एडिशन की फिगर ही खुद दे दिया उसने, पता नहीं, खैर अल्लाह खैर करेगा, कुछ और बैलेंसिंग निकलवाएगा नॉर्म की तरफ जा। अब मैंने कहा है डेफिनेशन बताओ तुम, मुझे भी पता है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैश 180 कैश में खरीदी है, एंट्री बोलो, एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। ओ ये तो कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। ये क्या है, ये एडिशन इन, कोई और डिस्पोजल तो नहीं है ना, एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने, ये प्रॉपर्टी, ये वर्किंग वन शन कोई नहीं है, वर्किंग कोई नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब, वर्किंग क्यों नहीं बता रहा मैं, ये सवाल ने खुद बताया है, कोई आपने फिगर निकाली है तो 180। लेकिन 180 क्या है, अभी आपने बोला कैश क्रेडिट, तो 180 को नेगेटिव लिखो ना, अभी तो आपने बोला कैश क्रेडिट। मुझे लगा थोड़ी सी आवाज मिस हुई है आमिर भाई, हाइब्रिड की, हाइब्रिड में आवाज मिस हुई है ना थोड़ी सी, अभी हुई है, प्लीज जरा चेक करा ले, अगली क्लास में फिर मसला हुआ ना तो फिर आज में उड़ा देना जरा सामने आया। जैकेट एक खुदकुशी जैकेट है, ये जैकेट पहन के आया हूं। देख लो, अच्छा जी सुनो यार माफी दे दो, पढ़ लो जी, ये सही है, एडिशन उन्होंने बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं, टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। याद है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दो ही मॉडल थे, एक था कॉस्ट मॉडल, दूसरा फेयर वैल्यू। कॉस्ट मॉडल होता था तो हम डेप्रीशिएट करते थे, और फेयर वैल्यू में डेप्रिशिएट नहीं करते थे, फेयर वैल्यू पे ले जाते थे, गेन लॉस रिकॉर्ड करते थे। अब ये कॉस्ट मॉडल है, एक और सवाल है उसमें फेयर वैल्यू मॉडल भी है, तो ये मिक्सिंग है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, इसी को मिक्सिंग कहते हैं, इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैश फ्लो के साथ मिक्स हो गया जी, क्या मिक्स हो गया यार जी। तो टीएल अप्लाई करता है कॉस्ट मॉडल। वैसे तो एंड पर करना चाहिए था ये लेजर भी बैलेंस, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपको जरा कॉन्फिडेंस हो कि ये हो गया ना। देखो आगे
आगे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है, उससे अगली आप पहले ही कर चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इसके अलावा कोई और जिक्र नहीं है पूरे सवाल में। तो मतलब ये तो पूरा हो गया ना लेजर। अब कैलकुलेटर निकालो जरा, बैलेंस करके देखो क्या 10 किस तरफ। अच्छा, अब फिर ये क्या हो सकता है जब सब कुछ हमने लिख दिया इस लेजर में, जो सवाल में गिवन था ओपनिंग क्लोजिंग एडिशन की फिगर उसने दे दी, तो फिर ये क्या हो सकता है? अगर कॉस्ट मॉडल पर है तो ये फिर, हाँ कॉस्ट मॉडल पर अगर आपने प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी हुई है तो फिर वो डेप्रीशिएट होती है, तो फिर ये डेप्रीसिएशन होगी बैलेंसिंग। तो ऐसे भी हो सकता है जी। लेकिन फौरी ये बैलेंस हो गया, डन। लेकिन फौरी तौर पे इधर आओ, ये भूल ही ना जाए, वो पीपीई की डेप्रीसिएशन थी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है, और ये आपने खुद निकाली है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये वर्किंग नंबर 3 में 10 रुपीज। ठीक है, मैंने कहा चलो ये फिर आवाज मिस हुई है, बुला लेना किसी को, फिर सोचते रहेंगे बाद में करेंगे, बुला लें, बुला के लाए उमैर भाई को यार, साकिब। डन जी। आसान मुश्किल एडजस्टमेंट कौन सी थी? देखें, मैं इसको मुश्किल नहीं कहता, इसको मुश्किल नहीं कहता, इसमें मुश्किल कुछ नहीं थी, थोड़ा सा ध्यान देना था ये हुआ क्या हुआ है। ठीक है, फिर ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। डेप्रिसिएशन गिवन है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट की, फाइनेंशियल चार्जेस, यानी कि सवाल में आसान चीज़ें भी होती हैं। हाँ, एक ने आपको परेशानी में डाला थोड़ा सा, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह 2-3 सवालों में कंपेयर करूंगा, और बार बार इधर भी आया करूंगा, ये इसीलिए यहां पर लिखा मैंने। ठीक है, बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूं कि डिस्पोजल के साथ ही यहां पर आज वो अकाउंट जिसकी ज़रूरत नहीं है मैं वो भी बना डालूं, ताकि कल को मैं दूसरे सवालों में जब रेफर करूं तो मैं यहां पर आया करूंगा। ठीक है ना? कौन सा जी हमने नया अकाउंट कौन सा बनाया? रिसीवेबल फॉर पीपीई। ठीक है, हमने कहा जी ओपनिंग कुछ नहीं था, फिर इस साल डिस्पोजल हुआ एक, जिसकी वजह से रिसीवेबल डेबिट हुआ 3 से, और यही क्लोजिंग में है 3। फिर हमने तीसरी चीज क्या कही? ओहो, इन दोनों को कंबाइन करके, ये अगली बात भी इसी के साथ ही है ना, हमने कहा ओहो, बोलो ना, ओहो, ये तो अदर, वो कौन से थे? प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में शामिल हो गया, जो एज पर क्वेश्चन थे उनमें से इनको लेस करो, रिसीवेबल फॉर पीपीई 3 और 0। ओपनिंग एज पर क्वेश्चन कितना था जी? 14-20, ऐसे ही है ना? तो सही करो इनको और सही वाली फिगर्स को ले जाओ। ये मैंने इसलिए लिख दिया फॉर रेफरेंस पर्पस, कि फिर हम मुख्तलिफ सवालों के अंदर इनको देखा करेंगे और यहाँ से फिर दूसरों को भी कंपेयर करके चलेंगे। तो ये काफ़ी दफ़ा हो गई एडजस्टमेंट्स, परेशान नहीं होना। थोड़ी आवाज़ ना मिस हो रही है, उधर जाता हूँ तो इधर नहीं, ये तो कोई बात नहीं, लॉजिक थोड़ी है। ज़रा कर लें अगली क्लास से पहले नहीं तो कोड में तानू पवा देना। फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 45। सुभान अल्लाह, फाइनेंशियल चार्जेस दे दिए उसने, फॉर द ईयर 45 है। ठीक है, फॉर द ईयर फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर की कहते हैं नू इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कह लूं आपकी आसानी के लिए। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है। तो मैं तो अपना लेजर बनाऊंगा, इंटरेस्ट का लेजर तो हम हमेशा बनाते हैं, हमने यही सीखा है कि इंटरेस्ट का लेजर तो लाजमी बनेगा, इंटरेस्ट का लेजर तो लाजमी हिल के देख रहा हूं मैं, कहीं आवाज रुक जाए, उमैर साहब आ गए, आप आवाज नहीं रुकेगी जी, डॉक्टर को जाके मरज सही हो जाती है ना, बड़ा ये बड़ा मसला है, तो तजुर्बा है जी। इंटरेस्ट का लेजर है, लेकिन साथ अपने समझने के लिए हम एक्सपेंस लिख लेते हैं, आसानी होती है। हाँ भाई, एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाला किस तरफ आएगा? हाँ, कैश के अपोजिट साइड। और कैश किस तरफ आता है एक्सपेंस के लेजर में? आज बड़े हो गए बच्चे, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए जी। कैश, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट पता नहीं, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये सवाल में गिवन है 45। लो भाई, अब देखते हैं ना आगे गिवन है या नहीं गिवन, या ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, या ऐसा डाटा गिवन होगा जिससे हम निकाल लेंगे जी।
ट्रेड अदर पेबल इंक्लूड एक्रूड फाइनेंस, एक्रूड, ड्यू, पेबल, आउटस्टैंडिंग, एरियर, पेबल, ठीक है। तो पेबल है, तो फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट पेबल है 12 मिलियन और पिछले साल का था 17, यानी कि ओपनिंग पेबल है 17, क्लोजिंग पेबल है 12। माशाल्लाह। और ये पड़ा कहां है? ट्रेड एंड अदर, निकाले इसको बाहर, इसका तो लेजर बनता है। वैसे ये थोड़ी बेस बन रही है, मैंने थोड़ी सी आज बात बना दी है, थोड़ी सी कर दी आपके साथ के जी, ये असल में ऑपरेशंस का पार्ट, वो करूंगा बात इंशाल्लाह, फिलहाल चलने दो, ये सवाल आज पूरा करो जी। ये सही करो भाई, बीमार है फिगर, लेस करो इसमें से इंटरेस्ट पेएबल। बोलो जी, ओपनिंग 17, क्लोजिंग 12, पाक साफ फिगर बताओ। 103 और 132, 103 से 132 पर अब ले जाओ इसको। ये क्या है? ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स है, ट्रेड पेएबल्स है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स है। अच्छा, ये इकट्ठे थे इस तरफ, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। वर्किंग नंबर कहां पे निकाले? 10 में जी। अब बताओ, ये लायबिलिटी है ना, ये बढ़ी है कम हुई है? लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पर कितने से? 20 ना। लास्ट एडजस्टमेंट तो पहले ही हो गई हुई है, ठीक है। वो उसी तरफ आ रहा हूं, पढ़नी तो है ही, अभी एडजस्टमेंट पूरी नहीं पढ़ी जी। यहां तक को मसला। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट 1 थोड़ी मुश्किल थी, 2 आसान, 3 मुश्किल थी, लेकिन ये इंशाल्लाह आइंदा मुश्किल नहीं रहेगी, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी जिंदगी में कभी ये एडजस्टमेंट आए तो। पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसीवेबल के, दोनों तरफ से समझा दूंगा, ठीक है ना। पेबल भी तो कोई चीज़ ऐसी ही हो सकती है, खैर छोड़ो। एसेट खरीदने पे कुछ पेबल था, वो पेबल्स में पड़ा है, निकाल देंगे बाहर ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन आसान एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत आसान, ये उससे भी आसान। इसके अंदर एक नई चीज़ थी लेकिन है आसान ही थी, आइंदा कभी आएगी तो इसको पकड़ लेंगे। अब जरा इसको पूरा पढ़ें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू 35 वर रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश। पिछले साल का भी बता दिया, ये हमने लिख लिया था। अब वो कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 6 मिलियन। तो ये इसीलिए तो लेजर बनाया था, मैंने कहा था माना ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको बिल्कुल इनकम रिसीवेबल जैसा अकाउंट बना लो, ठीक है। और इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आएगा? कैश डेबिट इनकम इस तरफ आता है, वो नहीं पता, लेकिन सवाल ने हमें इन्वेस्टमेंट इनकम बता दी, कितनी? 6। अब ये इनकम रिवर्स करेंगे, ये कैश लेकर जाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बैलेंसिंग करवानी है। चलो यार, ये भी कर ही दो, अब ये जहां खड़े ही, अब मैं वापस आऊंगा, इतना पेट्रोल लगेगा। बताओ जी बैलेंसिंग। हाँ 9, ये भाई इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, ये इनकम है, प्रॉफिट तक आते आते ऐड होगी, लेस कर देंगे। ये कैश है, इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लिख देंगे, यहां भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टिंग में ही लिखने बेहतर है जी। तो आते आते ऐड हो चुकी है, लेस करो क्या चीज? इन्वेस्टमेंट। ये तो कल वाली एडजस्टमेंट ही होगी ना भाई, कल वाली बना ली हमने, कितनी जी? 6। ये सवाल में गिवन थी, ठीक है। लेकिन कैश, हाँ लिखा तो हुआ था लेस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम, ये आपने निकाला है। वर्किंग नंबर 8 में कितना? 9, ये 9 डन। चलो ये लेजर भी हो गया ना, मैंने कहा चलो चलो भाई जल्दी 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 इसका टोटल बताओ। ये टोटल क्या? बेटा सारे बैलेंस अब करने शुरू किए हैं, ये देखो सिर्फ ये ना यहां आ गया था तो मैंने कहा चले यार कर देंगे, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया जी। 26 और 59, आगे बढ़ो जी। ये हो गया वर्किंग 1 डन। वर्किंग 2 में आओ भाई, ये नहीं तुमने कहा था 389, ये 389 फिर क्या होगा जी सब करने के बाद? ये कैश है, ठीक है जी। तो ये 389 वर्किंग 2, ठीक है। एडिशन इन पीपीई, पर्चे में ऐसे ही लिखोगे तेजी तेजी से, ठीक है ना बस जी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो पहले ही हो गया, बैलेंस हो गया ना, ओके। शेयर कैपिटल इधर, फिर ये बाकी सब कुछ तो लिख लिया, कैश ही होगा। और ये भी कर दो साथ ही, इसमें 100 है, 100 कैश,
इसका मतलब हमने साल में कैश ये शेयर्स इशू किए हैं जिनसे हमें टोटल कैश 300 आया है। हाँ, टोटल कैश 300 ही आता था ना। शेयर प्रीमियम भी इशू करें तो शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू, बाकी शेयर प्रीमियम में टोटल तो कैश ही होता था ना। ठीक है, तो ये एंट्री बेसिकली कैश डेबिट 300, शेयर कैपिटल 200, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 100 से हुई होगी। एक दफा किया हो, 10 दफा किया हो शेयर्स को इशू, हमें इससे क्या। ठीक है, हमें तो ये पता है कि ये क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम न्यू शेयर्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और ये मैंने ऐसे लिख दिया जी 200 प्लस 100 कितना जी 300। ये वर्किंग 4 और वर्किंग 5 का रेफरेंस दे देना। ओके, इनफ्लो है। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट नहीं है आज, पता नहीं फिलहाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि पैट होगा तो आगे चलेंगे। तो ये अभी नहीं हुआ बैलेंस, रुक जाओ भाई, जरा रुको, आपकी तरफ आते हैं, आगे चलो। 30 ये फिर क्या हो सकता है इस अकाउंट में डेबिट, या तो तब आता है जब इतना लॉस आए कि जो है ना सारे सरप्लस खा जाए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा इस साल में तो सरप्लस आया था, उसने लॉस को खाया था। ठीक है ना, तो रीवैल्यूएशन रिटेन ये वही फिगर है फिर। ठीक है, ये 30 भी इधर ले जाओ, 30 रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग 7 से लाए हैं, डन। लेकिन अभी भी उसको बैलेंस नहीं किया मैंने। कहीं सवाल में डिविडेंड शिविडेंड का जिक्र है? नहीं है, चलो शुक्र है। तो फिर इसको भी बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगी इंशाल्लाह, इधर ही आएगी। और ये पक्की बात है, क्या होगा 140। अच्छा, अब मजे की बात, पूरे सवाल में कहीं टैक्स का जिक्र, तो यही पैट और यही बोलो भाई, ये यहां से निकलना था 140, वर्किंग नंबर 6। नाम तो लिख लेना था, पास पेपर 13 भी बोला किसी दीवाने ने, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। अब क्या कहूं उसको जी। भाई ये तो सारे हो गए, ये भी हो गया। वो भाई का लेजर भी रहता है अभी, लेकिन उससे पहले लॉन्ग टर्म लोन, डेबिट साइड पर 60, लोन रीपेड। कौन सी वर्किंग थी ये, कितना 60, रीपेड है, रीपेड कैश गया, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, और भाई के इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला लेजर भी कर दो बैलेंस 50 कैश में, बोलो 50 है। अब इधर देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस को करो रिवर्स, आते आते लेस हो चुका है, ऐड करो इंटरेस्ट एक्सपेंस, सवाल में गिवन था कितना 45, और इंटरेस्ट पेड को कर दो लेस, कितना निकाला है अभी आपने 50, वर्किंग नंबर 15। ना कोई टैक्स पेड है, ना कोई डिविडेंड पेड। जल्दी से टोटल करो, 348 पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। दो तीन कंफर्मेशन हैं इसकी, इसका टोटल करें। चलो ये तो मैं कर देता हूं, मुश्किल काम मैंने कर दिया। हाँ 550 नेगेटिव। अच्छा अब इधर देखें प्लीज सब बच्चे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 33। आजा तेरा काम पड़ गया तेरे से जी, उस तरफ खड़ो, इस क्लोजिंग पे हाथ रख ले बस, लेकिन मिटाना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके रखना होता है। हाँ चले जी, 33 आ गया, ये सही है, पॉजिटिव 33। अब ओपनिंग ऐड करो 59। चलो चले, छुट्टी बस जी आप नहीं जा सकते घर भाई, आपने यहीं पे हाथ रखना है, ठीक है ना। चलो भाई चलो ठीक है, सवाल मुझे तो दिखा दो जरा, सही है, छुपा। ठीक है जी, सवाल हो चुका है, और इसमें कोई मसला हो तो दोबारा ट्राई करने के बाद फिर आप कल कर सकते हैं। अब आपने नादिर वाला सवाल लाजमी कर लेना, जिन्होंने अमीन छोड़ा है वो भी कर लेना है। मैं फिलहाल नया सवाल कोई नहीं दे रहा, ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर नया सवाल दूंगा होमवर्क में, ठीक है जी। तो चलो ठीक है भाई, अब आप घर जाओ, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।